यदि आपने हॉलीवुड मूवी कैच मी इफ यू कैन देखी है तो आपको पता होगा इस मूवी में एक जालसाज ने किस तरह से बैंक चेक्स की खामियों का फायदा उठाकर बैंक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। बाद में इस मूवी में अमेरिकी सरकार ने उस बैंक जालसाज को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके इस टैलेंट को भी काम में ले लिया। सरकार ने उसके इसी टैलेंट की मदद से बैंक के चेक फ्रॉड को पूरी तरह फ्रॉड प्रूफ बना दिया। अब यदि इस फिल्म के जालसाज को देखें तो हम पाते हैं कि उसके पास बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार टैलेंट था, लेकिन उसी टैलेंट को उसने गलत जगह पर लगा दिया और पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उस पर केस भी बना, लेकिन यदि वही व्यक्ति बैंक की इस खामी का पता लगाकर सरकार को इसे सुधारने की बात करता तो उससे सम्मानित किया जा सकता था। ठीक इसी तरह से यदि किसी भी चीज को सही काम के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उसके रिजल्ट्स ही बदल जाते हैं। तो वहीं यदि उसे गलत काम में लाया जाता है तब भी उसके रिजल्ट्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी के साथ है। यदि इस तकनीकी का सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो ये मनुष्य के लिए बहुत ही काम की टेक्नोलॉजी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। लेकिन इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बदनाम करने का काम किया क्रिप्टो करेंसी ने। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी डेवलप की गई थी। इसने देखते ही देखते लोगों की जिंदगी को रातों रात बदल कर रख दिया, लेकिन जैसे ही इसके प्राइस नीचे की तरफ आए वैसे ही इसने रातों रात लोगों की जिंदगी को एक बार फिर से बदल कर रख दिया। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चेन सिस्टम से काम करती है और हर एक ब्लॉक के बाद एक नया ब्लॉक जुड़ता जाता है। ये ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का उपयोग करके आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक होता है और हर एक ब्लॉक में पीछे वाले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक टाइम स्टैंप और लेन देन का डेटा होता है, जिन्हें मर्कल ट्री के रूप में दिखाया जाता है। यहां पर टाइम स्टैंप इस बात को साबित करता है कि लेन देन का डेटा तब भी मौजूद था जब ब्लॉक को उसके हैश में लाने के लिए पब्लिश किया गया था। इस तरह से हर एक ब्लॉक में पीछे वाले ब्लॉक की जानकारियां छिपी होती हैं और इस तरह से ये पूरी एक चेन बनाते हैं। ब्लॉक्स की बढ़ती ये संख्या पीछे छूट चुके ब्लॉक को मजबूती प्रदान करती है। इसलिए ब्लॉकचेन डेटा को एडिट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो डेटा ब्लॉकचेन सिस्टम पर एक बार रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो उसे बदलने के लिए उस ब्लॉकचेन सिस्टम में मौजूद सभी ब्लॉक के डेटा को एडिट करना होता है, जो कि पूरी तरह से असंभव सा काम लगता है। इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जापान के एक व्यक्ति ने सातोशी नकामोटो नाम का उपयोग करके साल 2008 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को डिजाइन किया था। आज तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है जिसने ब्लॉकचेन सिस्टम का उपयोग करके दुनिया में धमाका मचाने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को डेवलप किया था। इसी गुमनाम व्यक्ति ने बिटकॉइन को एक ऐसी डिजिटल करेंसी के रूप में बनाया था जिसे अपने डेटाबेस के लिए किसी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से बिटकॉइन को डिजाइन वाले ने इसमें लगने वाले सर्वर के खर्च को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिटकॉइन की सफलता ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया और इस कारण से दुनिया भर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हर दिन कुछ नया ट्राई किया जाने लगा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी साल 2008 में तब इजाद हुई थी जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था, या फिर ये इससे भी पहले से मौजूद है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या है? दोस्तों, आज हमें दिखाई देने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी आज का परिणाम नहीं है, बल्कि ये तो सालों साल चलने वाली एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा होती है जहां लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई तकनीक को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक इसी तरह से भले ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008 में बिटकॉइन के डेवलप करने के बाद ज्यादा पॉपुलर हुई हो, लेकिन इस तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले प्रोटोकॉल एक क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउ ने सन 1982 में
अपने एक रिसर्च पेपर में डिस्कस किया था। चाओ एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोटोकॉल बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से सिक्योर हो। ब्लॉक में क्रिप्टोग्राफी से किसी भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी पर सन 1991 में स्टुअर्ट हैबर, डब्ल्यू स्कॉट और स्टोमेटा ने इस पर काम करना शुरू किया। वे एक ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे जिसमें सेव किए गए टाइम स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सके। फिर अपनी इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए सन 1992 में इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए हैबर, स्टोमेटा, डेव बायर ने इस टेक्नोलॉजी में मर्कल ट्री जैसी स्कीम को भी ऐड कर दिया। इस तरह से अब एक ही ब्लॉक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह स्टोर कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा सुधार आया। सन 2008 में सांतोशी नाकामोटो, जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं हो पाई है कि ये एक ही व्यक्ति था या फिर लोगों का एक समूह था, जिसने सन 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम किया। नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिजाइन को और ज्यादा डेवलप करने पर अपना ध्यान लगाना शुरू किया। नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिजाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। नाकामोटो ने टाइम स्टैंप के लिए हैश कैश जैसी एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐड की। इससे अब बड़ी ही आसानी से एक ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक जुड़ जाता था, जो कि पहले आसान नहीं था। इस तरह से उन्होंने एक ब्लॉक के साथ दूसरे ब्लॉक को बड़ी ही आसानी से जोड़ने के लिए उसके डिजाइन पर भी काफी मेहनत की। इस तरह से उन्होंने एक वेल डेवलप्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से विकसित कर लिया और इसी विकसित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर ही उन्होंने बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। आज बिटकॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक अकाउंट के द्वारा पब्लिकली लेन देन किया जाता है। बिटकॉइन पर किए गए एक रिसर्च की माने तो अगस्त 2014 में बिटकॉइन ब्लॉकचेन फाइल का आकार लगभग 20 GB तक पहुंच गया था। इस स्टोरेज में बिटकॉइन नेटवर्क पर हुए सभी लेन देन के रिकॉर्ड्स मौजूद थे और इस डेटा की साइज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इस डेटा का आकार जनवरी 2015 में 20 GB से बढ़कर 30 GB तक पहुंच गया और जनवरी 2016 में ये 50 GB और साल 2017 तक बिटकॉइन फाइल का रिकॉर्ड डेटा यानी बिटकॉइन ब्लॉकचेन का आकार लगभग 100 GB तक बढ़ गया। 2020 की शुरुआत तक ब्लॉकचेन बिटकॉइन डेटा का आकार 200 GB से भी ज्यादा हो गया और ये अभी भी लगातार बढ़ ही रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी पर आधारित एक प्रकार से लेन देन की टेक्निक है। जिस तरह से बाजार में एक व्यापारी अपने लेन देन के हिसाब के लिए एक लेजर बुक मेंटेन करता है, जिसमें किससे कितना लिया और किसे कितना दिया है या फिर देना है, उसका एक पूरा हिसाब लिखा रहता है, वैसे ही ठीक उसी तरह से लेन देन का हिसाब रखने के डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और पब्लिकली डिजिटल लेजर होता है जिसमें रिकॉर्ड होते हैं और उन रिकॉर्ड्स को ब्लॉक कहा जाता है। इन ब्लॉक्स में कई कंप्यूटरों के द्वारा किए गए लेन देन का डेटा मौजूद होता है। साथ ही साथ इन सभी ब्लॉक के डेटा को किसी भी एक ब्लॉक्स के डेटा को बदलकर पूरे सिस्टम को नहीं बदला जा सकता है। इस तरह से यदि हमें ब्लॉकचेन पर अपलोडेड किसी भी डेटा को बदलने की जरूरत हो तो उसे बदल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पीछे वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आगे वाले ब्लॉक में भी ऐड होती जाती है। इस तरह से यदि किसी भी इंफॉर्मेशन को बदलने की आवश्यकता हो तो उस ब्लॉकचेन सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स के डेटा को बदलना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजर्स को बहुत ही कम कीमत में और पूरी तरह से फ्रीडम वाली लेजर मेंटेन करने की अनुमति देती है। इस लेजर के उपयोग से बड़ी ही आसानी से लेन देन को शुरू किया जा सकता है, तो वहीं उसकी ऑडिट भी बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। एक ब्लॉकचेन डेटाबेस को पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइम स्टैंपिंग सर्वर का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से मेंटेन किया जाता है। इस तरह के डिजाइन एक स्ट्रांगली वर्कफ्लो की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं,
जहां पर डेटा के लीक होने की संभावना ना के बराबर होती है। एक ब्लॉकचेन सिस्टम कई लेयर पर काम करता है। किसी भी ब्लॉकचेन सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग, काम करने की परमिशन और डेटा यानी ब्लॉक में लेन देन का डेटा की आवश्यकता होती है। ब्लॉकचेन में ब्लॉक सबसे बेसिक यूनिट्स होते हैं। इन ब्लॉक्स के माध्यम से ही सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉक्स में होने वाले लेन देन के बैच होते हैं, जो एक मर्कल ट्री में ऐड और अनकोडेड होते हैं। एक ब्लॉक के बाद जब कोई दूसरा ब्लॉक जुड़ता है तो नए जुड़ने वाले ब्लॉक में पहले वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन क्रिप्टोग्राफिक हैश के रूप में जुड़ी रहती है। ये क्रिप्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन ही एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ती है। इस तरह से एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के बाद तीसरा ब्लॉक लगातार जुड़ते हुए एक लंबी चेन बना लेते हैं। इन सभी ब्लॉक्स की उत्पत्ति शुरुआत में सिर्फ एक ही ब्लॉक से होती है, इसीलिए पहले वाले ब्लॉक्स को जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एक ब्लॉक के बाद जुड़ने वाले दूसरे ब्लॉक में पहले वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन हैश के रूप में ऐड होती है। इस तरह से नया जुड़ने वाला ब्लॉक हमें यह बताता है कि इससे पहले वाले ब्लॉक का अभी भी अस्तित्व बना हुआ है। इस तरह से किसी भी ब्लॉक का अस्तित्व है और उसमें कोई डेटा फीड है। इसके लिए ब्लॉक्स को आमतौर पर डिजिटली साइन इन किया जाता है। कभी कभी अलग अलग ब्लॉक्स भी कंकरेंटली फोर्क से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एक सिक्योर हैश हिस्ट्री के अलावा ब्लॉकचेन में हिस्ट्री के अलग अलग वर्जन को स्कोर करने के लिए एक स्पेशल एल्गोरिदम होता है, जो उन्हें एक सीरीज में या फिर पैटर्न में अरेंज करने का काम करता है। जिन ब्लॉक्स को एल्गोरिदम के द्वारा किसी भी सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता, ऐसे ब्लॉक्स को ऑर्फन ब्लॉक्स कहते हैं। ये एल्गोरिदम ब्लॉक्स को अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही कोई नया ब्लॉक्स जुड़ता है तो ये सबसे हाई वर्जन को सिलेक्ट करने के लिए फिर से ओवरराइट करते हैं और इस तरह से सभी ब्लॉक को इसके अनुसार अपडेट करने की इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है। इसलिए ब्लॉकचेन में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जोड़ा गया ब्लॉक्स या जोड़ी गई इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए सबसे बेस्ट है। कौन है बेस्ट और कौन नहीं, इसका फैसला हर बार ब्लॉकचेन के डेटाबेस का एल्गोरिदम करता है। नए ब्लॉक्स पुराने ब्लॉक्स के स्कोर को जोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। इससे पुराने ब्लॉक्स को हटाने के बजाय उसे नए ब्लॉक्स के साथ एक्सटेंड करने के लिए ओवरराइट किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ वर्ड काम में लिए जाते हैं। ये वर्ड ही हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझने में हमारी सहायता करते हैं। ऐसा ही एक वर्ड है ब्लॉक्स टाइम। ब्लॉकचेन में ब्लॉक टाइम एक नए ब्लॉक को ऐड करने में लगने वाले एवरेज टाइम को कहा जाता है। कुछ ब्लॉक तो ऐसे भी होते हैं जो हर 5 सेकंड के बाद एक नया ब्लॉक अपनी चेन में ऐड कर लेते हैं। जब तक एक ब्लॉक ऐड होता है तब तक उसमें ऐड होने वाली इंफॉर्मेशन यानी डेटा का वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में एक नया ब्लॉक तब जुड़ता है जब कोई लेन देन किया जाता है। इसीलिए ब्लॉकचेन में यह माना जाता है कि जिस ब्लॉकचेन का ब्लॉक टाइम बहुत कम होता है वो ब्लॉकचेन बहुत फास्ट होती है। इससे ब्लॉकचेन में फास्ट लेन देन करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह से ब्लॉकचेन से ही है। ब्लॉक टाइम जैसी टर्म इनमें भी काम मिली जाती है। यदि हम सभी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी में से दो प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी एथेरियम और बिटकॉइन के ब्लॉक टाइम की बात करें तो ये अलग अलग होता है। साथ ही साथ बिटकॉइन और एथेरियम के ब्लॉक टाइम में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। जहां एथेरियम का ब्लॉक टाइम सिर्फ 14 से 15 सेकंड के बीच है, तो वहीं बिटकॉइन के लिए ये एवरेज ब्लॉक टाइम 10 मिनट तक हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एथेरियम में हर 14 से 15 सेकंड के बाद एक नया ब्लॉक ऐड हो सकता है, तो वहीं बिटकॉइन में हर 10 मिनट के बाद ही एक नया ब्लॉक ऐड होगा। इससे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एथेरियम का ब्लॉक टाइम बहुत ही कम है, यानी सेकंड्स में, जबकि बिटकॉइन का ब्लॉक टाइम बहुत ज्यादा यानी मिनट्स में है। तो इसका सीधा मतलब है कि एथेरियम में लेन देन बिटकॉइन की तुलना में तेजी से किया जा सकता है। ब्लॉकचेन की दुनिया में हार्ड कॉक का मतलब रूल्स चेंजिंग से होता है। यदि पहले वाले ब्लॉक पुराने रूल्स पर ही अभी तक रन कर रहे हैं
तो नए सॉफ्टवेयर से बने हुए रूल्स को पुराने सॉफ्टवेयर से बने हुए ब्लॉक्स पूरी तरह से रेस्टिकेट कर देंगे। इस तरह से हार्ड कॉक के मामले में नए नियमों के अनुसार काम करने वाले सभी नोड्स को अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। यदि नोड्स का एक ग्रुप पुराने सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जारी रखता है, जबकि दूसरे नोड्स का ग्रुप नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जारी रखते हैं, तो इससे एक अलग ही डिफरेंस पैदा हो जाएगा। यदि किसी ब्लॉकचेन में इस तरह का डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो उसे हैक कर पाना बहुत ही आसान होता है। उदाहरण के लिए साल 2016 में एथेरियम को हैक कर लिया गया था, जबकि इसके कोड को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन इसके कोड में हार्ड कॉक जैसी एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण इसका संपूर्ण डेटा अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो गया था। इससे एथेरियम और एथेरियम क्लासिक सीरीज अलग अलग बट गई। यदि इस तरह के डिवाइडेशन को समय पर ठीक नहीं किया जाए, तो यह पूरी तरह से स्थायी बन सकता है। स्थायी विभाजन को रोक पाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो नोड्स ग्रुप बनते हैं, वे पुराने नियमों पर वापस आ सकते हैं, और ऐसा पहले भी किया जा चुका है। 12 मार्च 2013 को बिटकॉइन में विभाजन के मामले में नए सॉफ्टवेयर के उपयोग से बने हुए नोड्स को पुराने नियमों पर वापस लाया गया था। ब्लॉकचेन टेक्निक डेटा को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम है। ब्लॉकचेन टेक्निक में पीयर टू पीयर नेटवर्क में डेटा सेव होता है। इस कारण से कंप्लीट डेटा किसी भी जगह सेंट्रलाइज नहीं होता है। इस कारण से डेटा हैकर्स की पहुंच से बड़ी ही आसानी से बचा रहता है। क्योंकि डेटा की एक ही जगह सेंट्रलाइज होने के कारण उसके हैक होने और करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि डेटा के पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होने के कारण कंप्लीट डेटा के करप्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ब्लॉकचेन की सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसमें ब्लॉक एक एड्रेस होता है और नेटवर्क पर भेजे गए टोकन उस एड्रेस पर ही स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा इस डिजिटल संपत्ति तक इसके मालिक की आसान पहुंच के लिए उसे एक पासवर्ड दिया जाता है। ब्लॉकचेन के इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हर एक नोड्स में ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। यहां पर नोड्स इस सिस्टम से जुड़ने वाले कंप्यूटर्स को कहा जाता है। साथ ही साथ इसके डेटा की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए डेटाबेस की कॉपी तैयार की जाती है और इसे कंप्यूटेशनल ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इस कारण से कोई भी सेंट्रलाइज्ड कॉपी मौजूद नहीं होती और किसी भी उपयोगकर्ता को सबसे ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हर एक नोड्स में ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है और इस कारण से सभी की विश्वसनीयता एक जैसी ही होती है, यानी सब बराबर होते हैं। एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस ब्लॉकचेन पर होने वाले लेन देन के नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। ब्लॉकचेन दो प्रकार के होते हैं। ब्लॉकचेन के एक प्रकार को पूरी तरह स्वतंत्र माना जाता है। इसमें ऐसी ब्लॉकचेन होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है और इसमें कोई भी व्यक्ति ब्लॉक को ऐड कर सकता है। तो वही दूसरी प्रकार के ब्लॉकचेन निजी ब्लॉकचेन कहलाती है। इन ब्लॉकचेन में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी ब्लॉक ऐड नहीं कर सकता। निजी ब्लॉकचेन में दूसरे किसी अनजान ब्लॉक्स को ऐड होने से बचाने के लिए एक वेरिफिकेशन लेयर का उपयोग किया जाता है, जिसमें वेरीफाई होने के बाद ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करने की अनुमति मिलती है। इसकी निगरानी ब्लॉकचेन के मालिक करते हैं और वही इसको वेरीफाई भी करते हैं। इस तरह से ऐसे ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन वही नोड्स ऐड कर सकते हैं जिन्हें परमिट दिया गया है। इस तरह की ब्लॉकचेन पब्लिक यूज के लिए ना होकर पर्सनल यूज के लिए होती है। पर्सनल यूज वाली ब्लॉकचेन में बाहरी किसी भी व्यक्ति यानी नोड्स पर भरोसा नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करने की अनुमति दी जाती है। जिन ब्लॉकचेन को परमिशन मिली होती है, ऐसी ब्लॉकचेन को संघ ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। इस तरह के ब्लॉकचेन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होते हैं। वे सिर्फ एक सीमा तक ही डिसेंट्रलाइज्ड होने की परमिशन दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपके द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया ब्लॉक उनके क्राइटेरिया के अनुसार है, तो आपको उसमें ब्लॉक्स को ऐड करने की अनुमति होगी।
अन्यथा आपको ब्लॉक को ऐड करने की कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी। यहां पर डिसेंट्रलाइज सिर्फ इतना ही होता है कि आपको उनके क्राइटेरिया में ही काम करना होता है। इस तरह के ब्लॉकचेन को भले ही डिसेंट्रलाइज कहा जाए, लेकिन वे पूरी तरह से सेंट्रलाइज होते हैं। निजी ब्लॉकचेन के कुछ नुकसान होते हैं। निजी ब्लॉकचेन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है। साथ ही साथ इस तरह के ब्लॉकचेन में ब्लॉक बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते। ऐसे में ब्लॉकचेन ज्यादा लंबी नहीं होती और कोई भी हैकर इस तरह के ब्लॉकचेन डेटा में किसी भी तरह की जानकारी को पूरी तरह से बदल सकता है और लेन देन को प्रभावित भी कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ब्लॉकचेन पूरी तरह से पब्लिक ब्लॉकचेन होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, कोई और दूसरी क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसीज इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये पूरी तरह से पब्लिक है। इनमें कोई भी व्यक्ति ब्लॉक ऐड कर सकता है, लेकिन इसी के साथ ऐसे पब्लिकली ब्लॉकचेन बहुत बड़ी संख्या भी खड़ी कर सकते हैं। पब्लिकली ब्लॉकचेन को ट्रैक कर पाना और उन्हें एनालाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले ऐसा कर पाना संभव नहीं था। इस कारण से आपराधिक दुनिया के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। इसलिए ब्लॉकचेन के कारण बिना ट्रैकिंग के पूरी दुनिया में कहीं भी हथियारों की सप्लाई, ड्रग सप्लाई और दूसरे आपराधिक अवैध धंधों को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह के बढ़ते खतरे को देखते हुए धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया जाने लगा है जो पब्लिक ब्लॉकचेन को ट्रैक करके उन्हें कंट्रोल कर सके, ताकि दुनिया में होने वाली इलीगल सप्लाईज को पूरी तरह से बैन किया जा सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग आजकल कस्टम डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। आजकल ऐसी ब्लॉकचेन का भी उपयोग किया जाता है जो ना तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होती है और ना ही पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होती है। इस तरह की ब्लॉकचेन को स्कोर डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी और सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इस तरह की ब्लॉकचेन अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इस तरह की ब्लॉकचेन को स्कोर हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहा जाता है। कंसोर्शियम ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसमें मेन ब्लॉकचेन के पैरेलल ही एक ब्लॉकचेन और चलती है, जिन्हें साइड ब्लॉकचेन कहा जाता है, जो प्राइमरी ब्लॉकचेन से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इस तरह की ब्लॉकचेन का उपयोग रिकॉर्ड रखने के लिए ऑप्शनल रिसोर्स के रूप में किया जाता है। हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया ने बहुत से लोगों को रातों रात अमीर बना दिया, तो वहीं बहुत से लोगों को रातों रात सड़क पर भी ला दिया। इस कारण से सभी को यही लगता है कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को डिजाइन करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस दुनिया के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। इस कारण से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रिप्टो करेंसी डिजाइन करने के अलावा भी बहुत सारी सुविधाओं को उपयोगी बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर किया जाता है। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी अपने लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन नेटवर्क, एथेरियम नेटवर्क दोनों ही ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। 8 मई 2018 को फेसबुक ने इस बात की घोषणा की कि वो एक नया ब्लॉकचेन ग्रुप खोलेगा। घोषणा के बाद फेसबुक ने अपने क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म लिब्रा को 18 जून 2019 को लॉन्च कर दिया। अपराध की दुनिया के लिए क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वरदान बनकर आया था जिसे कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर सका, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन पब्लिक होते हैं और कोई भी व्यक्ति इसमें अपने ब्लॉक ऐड कर सकता है। इस कारण से इसके लेन देन पर पूरी तरह से निगरानी नहीं रखी जा सकती थी। इस कारण से अपराध की दुनिया ने अपनी सभी डीलिंग्स को बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में ही पूरा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिकी सरकार ने अब ऐसी डीलिंग्स का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और उसे इसमें सफलता भी मिली है। धीरे धीरे बाजार में इस तरह के सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जो ब्लॉकचेन पर होने वाली डेटा एंट्री पर अपनी पूरी नजर रख सकता है और किसी भी तरह के इलीगल लेन देन से जुड़ी हर तरह की एंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग अब धीरे धीरे एजुकेशन के फील्ड में भी बढ़ रहा है।
किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा सरदर्द स्टूडेंट से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होता है। साथ ही साथ किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। साथ ही साथ इस तरह के रिकॉर्ड को कोई भी स्टूडेंट आसानी से एक्सेस कर सके, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह के चैलेंजेस को बड़ी ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टूडेंट के रिकॉर्ड को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है और साथ ही साथ पूरी सुरक्षा के द्वारा उन्हें किसी भी स्टूडेंट को एक्सेस करने की अनुमति भी मिल सकती है। जहां पहले स्टूडेंट से जुड़े रिकॉर्ड को बड़े बड़े रजिस्टर में रखना पड़ता था, ऐसी स्थिति में किसी भी स्टूडेंट से जुड़े हुए रिकॉर्ड में से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा समय खर्च होता था, क्योंकि स्टूडेंट से जुड़े हुए रिकॉर्ड किस रजिस्टर में मिलेंगे और कहां मिलेंगे इसे ढूंढ पाना बहुत ही आसान नहीं होता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाली डेटा एंट्री से इस तरह के रिकॉर्ड को सिर्फ एक क्लिक की सहायता से बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, रिजल्ट, मार्कशीट का रिकॉर्ड रखने के लिए एजुकेशन फील्ड के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक मददगार टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। अभी अधिकांश संस्थान अपने स्टूडेंट की डिग्री और डिप्लोमा पेपर पर जारी करते हैं, जिसके कारण किसी भी दूसरे संस्थान में एडमिशन लेने पर पेपर पर जारी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन यदि इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्लॉकचेन डेटा में ही ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए तो इससे स्टूडेंट्स को डिजिटली डिग्री, डिप्लोमा मिल जाएंगे। साथ ही साथ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या संस्थान में एडमिशन लेने पर उस यूनिवर्सिटीज या संस्थान के द्वारा उन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए भी बहुत ज्यादा समय और मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक ही क्लिक पर उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। साल 2017 से MIT ने अपने स्टूडेंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल डिप्लोमा जारी करना शुरू कर दिया है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था कहीं से भी देख सकता है। एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए संस्थानों में हर दिन कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिलीज होती ही रहती है, चाहे वो सिलेबस से जुड़ी हुई हो या यूनिवर्सिटी में होने वाली किसी एक्टिविटी से जुड़ी हुई हो या फिर पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव से जुड़ी हुई हो। इस तरह की सभी इंफॉर्मेशन को यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ब्लॉकचेन पर ही अपलोड कर दिया जाए तो इससे हर एक स्टूडेंट तक बड़ी आसानी से इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। इस तरह से हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की संख्या हजारों में होती है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना कोई आसान काम नहीं होता। यदि इसे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बदल दिया जाए तो यह काम बड़ी ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए तो इससे सभी स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस से जुड़े हुए डेटा को ब्लॉकचेन पर अपलोड करेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर उन्हें वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्हें क्रेडिट भी देगा। इस तरह से बहुत ही कम समय में ऑटोमेटिकली ही सभी स्टूडेंट्स का मूल्यांकन बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इस तरह के मूल्यांकन में किसी भी तरह की गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होंगी। हम कह सकते हैं कि यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग आज के समय में एजुकेशन फील्ड में बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ब्लॉकचेन पर ही स्टूडेंट के एग्जाम भी लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटली ही उनके पास एग्जाम पेपर को चेक करके उनके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। कोरोना जैसे क्राइसिस में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था, जहां पर लगभग पूरे 2 साल तक हर एक स्टूडेंट एजुकेशन पूरी तरह से दूर ही रहा। यदि इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो किसी भी क्राइसिस के समय पढ़ाई कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इससे स्टूडेंट्स डिजिटली एग्जाम दे सकेंगे
साथ ही साथ उन्हें डिजिटल ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरिया के अनुसार ग्रेडिंग भी दी जा सकेगी। भले ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदे की टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इसके साथ ही कुछ खतरे और कुछ कमियां भी जुड़ी हुई है। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम आज भी इतना ज्यादा टफ है कि एक सामान्य यूजर इसे आसानी से काम में नहीं ले सकता और ना ही वो इसे समझ सकता है। इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को जब तक बहुत ज्यादा आसान नहीं बनाया जाता है, तब तक इसका एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना संभव नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एनर्जी लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक ही समय में एक ही डेटा पर लाखों की संख्या में कंप्यूटर काम करते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में ब्लॉकचेन पर होने वाले लेन देन के डेटा पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। साथ ही साथ ना ही सिक्योरिटी एजेंसीज पर कोई कंट्रोल होता है। इस कारण से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग फ्रॉड करने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज चलाने के लिए बहुत ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन विज्ञान हमारे सामने टेक्नोलॉजी की एक ऐसी दुनिया का सपना सामने लेकर आता है जिसका यदि सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो मानव की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। लेकिन यदि उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये मानव की पूरी दुनिया को उजाड़ कर भी रख सकता है। जिस तरह से एटॉमिक एनर्जी का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन जब उसका उपयोग गलत तरीके से यानी एटम बम बनाने के लिए किया गया तो उसके परिणाम आज हमारे सामने ये है कि दुनिया में होने वाले किसी भी घटना या युद्ध की स्थिति में सबसे पहले धमकी परमाणु बम गिराने की दी जाती है। हो सकता है अभी सिर्फ ऐसी धमकियां ही दी जा रही हो, लेकिन भविष्य में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि होने वाले विश्व युद्ध सिर्फ परमाणु बम से ही लड़े जाएंगे। उस दिन के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब युद्ध में एक दूसरे पर नॉर्मली काम आने वाले बम के अलावा परमाणु बम गिराए जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम हमारा अस्तित्व और पृथ्वी कहां होंगे, हमें खुद को पता नहीं है। इसीलिए साइंस और साइंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग यदि सही तरीके से किया जाए तो ही वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए infinitystream.tv को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को देखने के लिए सजेस्ट भी करें। धन्यवाद।